बच्चे लोग, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर का कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने के लिए तैयार हैं। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव टेस्ट दोनों ही जगह पूछा जाता है, इसलिए इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं और इसे सीखना ही पड़ेगा। तो फिर आज का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले हम लोग सीख लें, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग जानेंगे। तो आज का पहला टर्म है हम लोगों का रेसिस्टेंस। लीजिए, दिया गया पहला टॉपिक का नाम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। क्या होगा रेसिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग पहले क्लैरिफाई करते हैं। रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है जानिए। द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। आप कहेंगे क्या इसका मतलब है, तो देखिए, ये रहा एक कंडक्टर, इससे जब करंट फ्लो करता है तो ये कंडक्टर उस करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कंडक्टर का खासियत होता है, ऐसा जो विशेषता होता है, बस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऐसे विशेषता को ही कहा जाता है रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से पुकारेंगे। तो फाइनली रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर के द्वारा करंट के फ्लो में जो भी बाधा उत्पन्न किया जाता है, जो भी रुकावट उत्पन्न किया जाता है, जो भी ऑब्स्टेकल उत्पन्न किया जाता है, बस उसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है, वही कहलाता है रेसिस्टेंस। उसी को जस्ट हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से पुकारेंगे। आखिर रेसिस्टेंस और कंडक्टर का जो लंबाई होता है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इनके बीच संबंध कैसा पाया जाता है? तो लीजिए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस ए को आप क्या कहने वाले हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस ए को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। जैसे यहां देखिए, ये कंडक्टर, ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, जिसका वैल्यू होने वाला है पाई आर स्क्वायर। और ये इस कंडक्टर का लंबाई, जिसे आप एल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इस तरह आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a हो चुका, और इसे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल L/A। लीजिए, ऐसा लिख दिया गया, आर प्रोपोर्शनल L/A लिख दिया गया। और अब आगे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट भी मारेंगे, रो इंटू L/A हो चुका, जहां रो को आप कांस्टेंट कहने वाले हैं। और ये कैसा कांस्टेंट है? तो इसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। यही जो रो है, ये रेसिस्टिविटी कहा जाता है, और ये कांस्टेंट है। तो इस तरह R इक्वल टू रो इंटू L/A हो चुका। ये था एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आगे चलकर यूज होने वाला है। तो अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है, अब इसके बारे में हम लोग जान लें। देखिए, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये रहा इसका सिंबल ओम, ये इसका सिंबल, ये रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। तो बस यही था रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर कंडक्टर का लंबाई ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम, जस्ट कम होने वाला है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यूनिट हम आपको बता ही चुके हैं, तो जस्ट एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसे आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए, अगला नया टॉपिक का नाम है रेसिस्टिविटी। अब हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेसिस्टिविटी, लीजिए, दिया गया नेक्स्ट न्यू टॉपिक रेसिस्टिविटी, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों का एक ही मतलब होने वाला है। तो फिर क्या होगा रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, अब इसके बारे में आपको समझना है। तो आइए देखते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है। आपने सुना R इक्वल टू, लीजिए R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, ऐसा होता है। कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा, देन लीजिए लिख दिया गया देन R इक्वल टू रो, देन R इक्वल टू रो हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। R इक्वल टू रो हो जाता है। क्या इसका मतलब है, कल्पना कीजिए यही आपका एक कंडक्टर है जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ऐसे कंडक्टर के द्वारा जो भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी रेसिस्टेंस दिखाया जाएगा, बस उसी को आप क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, वही कहलाता है रेसिस्टिविटी। वही किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and cross sectional area is 1 centimeter square is known as resistivity। उसी को जस्ट हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब इसका दूसरा एक डिफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। देखिए जब हम लोग कहते हैं कि लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसा जब कहते हैं तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर, लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर भी आप कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर, लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर बोलेंगे, जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर। आप जानते हैं लूडो खेलने वाला जो गोटी होता है, जिसको बचपन में आपने छक्का कहा था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक मेंशन किए हुए रहता है, याद आ गया होगा आप लोगों को, उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं, क्यूब। अगर उसका लंबाई 1 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई भी तब 1 सेंटीमीटर होगा और उसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो फिर उस क्यूब का जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम लोग कहते हैं एक ऐसा कंडक्टर जो जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके जगह पर आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर। जैसे हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर कि बस उसका मतलब ही होगा कि इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर होने वाला है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। तो फाइनली आप दूसरे ढंग से भी इस रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर के द्वारा जो भी रेसिस्टेंस दिया जाएगा, बस उसी को रेसिस्टिविटी कहा जाएगा। द रेसिस्टेंस provided by the resistance provided by 1 centimeter cube conductor is known as resistivity। बस उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। वही क्या कह रहेगा, रेसिस्टिविटी, उसी को जस्ट हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। तो ये था 2 डेफिनेशन। अब इसका यूनिट आपको दिखा दें, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा ये अब आपको दिखा दें। चलिए यूनिट जानिए। आपको मालूम सिंस R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो अब लीजिए रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, ऐसा दिया गया। और अब इसका यूनिट क्या होगा, ओम, इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। कट गया आ गया ओम सेंटीमीटर। लीजिए रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। जस्ट ओम सेंटीमीटर रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो खत्म हो चुका। लीजिए दूसरा डेफिनेशन भी खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट
न्यू टर्म को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। लीजिए न्यू टर्म अब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, अब इसके बारे में जानिए। भाई रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का जो भी उल्टा होगा बस उसी को हम लोग कंडक्टेंस के नाम से पुकारेंगे। और इस तरह कंडक्टेंस इक्वल टू हो गया 1/R इक्वल टू ओम इनवर्स। लीजिए कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स हो चुका। इसी को हम लोग साइमन भी कहते हैं। और साइमन, लीजिए इसको हम लोग साइमन भी कहते हैं या इसी को मो कहते हैं। मो स्पेलिंग MHO याद रखने के ख्याल से महो, लेकिन बोला जाता है मो, MHO मो। तो फिर कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स, साइमन या मो आप कह सकते हैं। तो ये था तीसरा टर्म जो फिनिश हो चुका। अब नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगला टर्म है ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, ओम का नियम को कैसे डिफाइन किया जाता है। वैसे आप में से बहुत को पता होगा कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। लीजिए V प्रोपोर्शनल टू I, जहां V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। तो V प्रोपोर्शनल टू I ऐसा आपको पता है। लेकिन स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट कैसे हम लोग देंगे। स्टेटमेंट में तो आपको वही कहना होगा जो ओम नामक वैज्ञानिक ने कहा था, और लिखना वही होगा जो उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया तो कंडक्टर से जो भी करंट पास करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। देख लीजिए कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली कौन प्रोपोर्शनल होगा, करंट जो कंडक्टर से पास करता है। और ऐसा बात आपको कब देखने को मिलेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो फिर कहा गया स्टेटमेंट में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन लिखा गया पलटी मार के V प्रोपोर्शनल टू I। सोच, उन्होंने कहा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमें भी कहना पड़ेगा। ओम्स लॉ जब कहा जाएगा तब तो आपको ऐसा ही कहना पड़ेगा। और उन्होंने पलटी मार के लिखा V प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए ऐसा ही आपको लिखना भी पड़ेगा। और इस तरह दे देंगे V इक्वल टू I R। लीजिए V इक्वल टू I R दे दिया गया, जहां इस R को आप रेसिस्टेंस कहने वाले हैं, पुराना बात आपको मालूम। और V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बस इतना ही। तो यही था ओम्स लॉ। तो थोड़ा इसमें सावधान रहना चाहिए। स्टेटमेंट में है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन मैथमेटिकली लिखा जाता है V प्रोपोर्शनल टू I। सो बी केयरफुल, ऐसा ही कहना पड़ेगा और ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो खत्म, ये टॉपिक भी फिनिश हो चुका। नेक्स्ट अगला नया टॉपिक के बारे में अब हम लोग जानेंगे, और वो अगला टॉपिक है हम लोगों का कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है ये अब हम लोगों को सीखना है। लीजिए कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। पहली बात तो ये हम लोग जान लें कि आखिर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई कंडक्टिविटी को हम लोग इस तरह से कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस सिंबल को, नॉट एग्जैक्टली के, पूरी तरह से के की तरह नहीं है, थोड़ा सा लाइन निकला हुआ है जिसको हम लोग कप्पा कहने वाले हैं। ये रहा आपका कप्पा, ये कप्पा है, इसको कप्पा प्रोनाउंसिएशन होता है, और यही इसका रिप्रेजेंटेशन। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को ही कंडक्टिविटी कहा जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को आप क्या कहने वाले हैं, कंडक्टिविटी। दैट इज कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, ऐसा दिया गया। लीजिए
फिर आपको मालूम है सिंस R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, देयरफॉर रो इक्वल टू क्या होगा R इंटू ए बाई एल। अब इस रो का मान यहां पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा कप्पा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ऐसा हो जाएगा। लीजिए कप्पा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए हो चुका, इस तरह से लिख दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे यूज भी होने वाला है। अब बताइए यहां पर 1 बाय आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस लिख सकते हैं। कुछ देर पहले डिफरेंशियल आपको हम बता चुके हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो लीजिए 1 बाय आर की जगह पर हम लोग सी लिख सकते हैं, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू एल बाई ए, ऐसा दिया गया। अब आगे का बात करें, देखिए लिखते हैं इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ऐसा हो जाएगा। क्या इसका मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, चलिए अब इसका मतलब बता देते हैं आपको। लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है जिसका लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कंडक्टर के पास जो भी कंडक्टेंस होगा, जो भी करंट को अपने से पास होने का क्षमता होगा, बस उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी का फाइनल डिफिनेशन क्या होगा, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉन एज कंडक्टिविटी। जस्ट उसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे, वही कहलाता है कंडक्टिविटी। वैसे जब आप कहते हैं कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो याद कीजिए इसको दूसरा चीज हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरा चीज हम लोग क्या कहेंगे ये बताइए। इसको हम लोग कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर। इसी को जस्ट हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर भी कह सकते हैं, यही कहलाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर। क्या इसका मतलब है, लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का यहां कल्पना कीजिए, यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर है, इसका लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर है। और ऐसे ही कंडक्टर के पास जो भी कंडक्टेंस होगा, लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर, ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर के पास जो भी कंडक्टेंस होगा, बस उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है, वही कहलाता है कप्पा। तो यही था इसका डिफिनेशन, दो डिफिनेशन बता दिए। एक ऐसा कंडक्टर जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसके पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन क्या बताएं, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर के पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है, वही कहलाता है कंडक्टिविटी, उसी को कप्पा कहते हैं। अब यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इसका देखेंगे। लीजिए दिया गया यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या देने वाले हैं, कैसे देंगे, आप जानिए। भाई आपको याद रखना चाहिए, अभी अभी बताए, कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ऐसा दिया गया। कप्पा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए दे दिया गया। और अब लीजिए यहां दिया गया 1 बाई ओम इंटू, इसके लिए देंगे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कट गया आ गया ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, यही है कंडक्टिविटी का यूनिट। वैसे आपको याद होगा ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी कहते हैं, मो भी कहते हैं। तो यहां पर साइमन सीएम इनवर्स लिख सकते हैं या मो सीएम इनवर्स भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। और ओम इनवर्स सीएम इनवर्स तो लिख ही सकते हैं। तो ये था कंडक्टिविटी का यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखेंगे, अगला टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, लीजिए नेक्स्ट जो टर्म है
वो है मोलर कंडक्टिविटी। लिख दिया गया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या इसी को हम लोग कहने वाले हैं और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस। इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। यही कहलाता है मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस। तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी या मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कभी सुने थे कि इसे लैम्डा कहा जाता है, लैम्डा। सही सुने थे, इससे पहले आप इसको लैम्डा सुने थे। इसको वास्तव में बड़ा लैम्डा कहते हैं, बड़ा लैम्डा। और ये मुंडी कट गया तो अब ये हो गया छोटा लैम्डा। तो दोनों ही है लैम्डा, लेकिन इसको आप बड़ा लैम्डा बोलेंगे और इसको छोटा लैम्डा कहेंगे। तो फिर मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेंगे। आप कहेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड, जो मन सो लीजिए ना। दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, फिर आप कहेंगे कितना लंबा कितना चौड़ा लेंगे, जो मन सो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जब दो इलेक्ट्रोड आप लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हैं और ऐसे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आपको एक ऐसा सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना ही चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जस्ट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है, बस उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, उसी को मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो आपसे कहा जाएगा डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? दो ठो इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर रखेंगे और अब ऐसे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक ऐसा सॉल्यूशन को रख दिया जाएगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है, बस इसी को आप मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं या मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 mole electrolyte and is kept between two electrodes 1 cm apart is known as molar conductivity or molecular conductance, which is generally represented by lambda m, जिसको जनरली हम लोग lambda m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसका होता है वैल्यू कप्पा इंटू 1000 बाई m, ऐसा होता है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कप्पा इंटू 1000 बाई एम होता है। आप बोलेंगे कैसे हो गया, बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपको हम दिखाएंगे उसमें इसका डेरिवेशन दिखाएंगे, लेकिन उसको देखने के बाद भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो पहले याद ही कर लीजिए, अगले वीडियो में आप देख लेंगे कि कैसे ये होता है। तो लीजिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम हो चुका। और अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट जानना चाहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो लीजिए कप्पा के लिए अभी अभी आपको बताए थे ओम इनवर्स सीएम इनवर्स होता है, और मोलरिटी के लिए होता है मोल पर लीटर। लीटर के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब देंगे। लीजिए मोल पर लीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब हो चुका। अब हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लीजिए मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आपके पास आ चुका, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आपके पास मौजूद। उसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। लीजिए अगला जो टर्म है हम लोगों का वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लीजिए लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया गया या
इसी का दूसरा नाम हो जाएगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दूसरा नाम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलिए या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों का एक ही मतलब होने वाला है। जस्ट दोनों को एक ही मतलब आप कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो फिर इसको जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? लीजिए, इसको जनरली हम लोग लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं? डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो भाई इसमें भी आपको 2 इलेक्ट्रोड लेना होगा। 2 का मतलब 2 होता है। आप बोलेंगे 3 लेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप नहीं ले सकते। अगर इसको डिफाइन करना है तो 2 ही इलेक्ट्रोड आपको लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर दिमाग लगाने का कोई जगह है। जस्ट एक डिफ्लेक्शन है तो इसमें कहाँ दिमाग लगता है? 2 इलेक्ट्रोड लेना है तो लेना है, और इन दोनों के बीच का दूरी जस्ट 1 सेंटीमीटर रखना होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जस्ट 1 सेंटीमीटर आपको इन दोनों के बीच का दूरी रखना पड़ेगा। और अब इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन को डाल देना होगा जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जस्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना कम। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया गया है, और अब ऐसे इस सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आप डाल देते हैं, जिनके बीच का दूरी क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है, बस उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जानिए। The conductance of a solution containing 1 gram equivalent electrolyte and is kept between 2 electrodes 1 cm apart is known as equivalent conductivity. Just इसी को equivalent conductivity कहेंगे। तो फिर equivalent conductivity इक्वल टू होता क्या है? देखिए, lambda EQ इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाय n, ऐसा होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा कप्पा इंटू 1000 बाई n, इस तरह से। आप पूछेंगे कैसे हो गया? इसका जवाब अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उसका डेरिवेशन देखने के बाद भी आपको फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। पहले याद ही कर लीजिए, बाद में आपको दिखा दिया जाएगा। और इस तरह हम लोग लिखते हैं कप्पा के लिए ओम इनवर्स CM इनवर्स, और इसके लिए देंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में बात करता है तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। और इस तरह हो चुका ओम इनवर्स CM स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका यूनिट हो चुका। तो बस इस टॉपिक के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक के बारे में आप जानेंगे। लीजिए, दिया गया इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन? अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? थोड़ा शब्दों पर गौर करते हैं। इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई हिसाब किताब ना होता हो। अनगिनत, जिसका कोई हिसाब किताब ना होता हो, उसी को इनफिनाइट कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन। तो टॉपिक को सुनने से लगता है कि यहाँ पर शायद एक ऐसा पतला सॉल्यूशन के बारे में बात होगा जिसमें इतना पानी मिलाया जाएगा, उसको इतना पतला किया जाएगा कि कोनो हिसाबी किताब नहीं होगा, तब शायद उसको इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता होगा। ऐसा टॉपिक को सुनने से लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। जो अर्थ निकल रहा है ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। जानिए वास्तव में केमिस्ट्री इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहता है, अब इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लिया गया और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं और ये A+ और B- में टूट गया इलेक्ट्रोलाइट।
थोड़ा पानी मिलाते हैं और ये टूटता है इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा और पानी मिलाते हैं और टूटता है ये इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो आगे नहीं टूटता, आगे और जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो नहीं टूटता है। तो बस ऐसे सॉल्यूशन को ही आप क्या बोलेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। बस ऐसे सॉल्यूशन को ही इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको और ज्यादा पतला करने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ना होता हो, बस वैसे सॉल्यूशन को ही क्या बोलेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच फर्दर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट टेक प्लेस ऑन further dilution is known as infinite dilute solution। इसका दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बर्तन लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिए, वो पूरी तरह से आयनों में टूट चुका है। अब इसमें पानी मिलाएंगे तो नहीं टूटेगा क्योंकि ये तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो बस ऐसे सॉल्यूशन को आप इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट चुका हो, बस उसी को इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटेड इज नॉन एज इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसी को जस्ट इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यही था डेफिनेशन इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का। दो डेफिनेशन हम आपको बता दिए। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का टूटन पूरी तरह से हो चुका है, उसको इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और दूसरा डेफिनेशन दूसरे स्टाइल में हमने आपको बताया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा पानी मिलाने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होता, बस उसी को इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब जानिए नेक्स्ट न्यू टॉपिक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ये अब आपको समझना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, ये अब आपको समझना है। देखिए, आप कहेंगे टीचर कुछ देर पहले आप मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बता चुके हैं, तो फिर ये लिमिटिंग थोड़ा फर्क है। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी जो आपको हम बताए थे उसमें बोले थे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दोनों का बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर लेते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसे सॉल्यूशन के पास जो कंडक्टेंस होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया लिमिटिंग, तो यहाँ थोड़ा अंतर करना होगा। आपको कहना पड़ेगा दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दोनों का बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हैं, यहां एक इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, नॉट ओनली सॉल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो फाइनली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द कंडक्टेंस of a solution, the conductance of infinite dilute solution containing 1 mole electrolyte and is kept between two electrodes 1 cm apart is known as limiting molar conductivity। उसी को just हम लोग limiting molar conductivity कहेंगे, जिसको जनरली लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा नॉट और लैम्डा एन इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट लीजिए, दिया गया लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप कहेंगे कुछ देर पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप बता चुके हैं, तो यस, इसी में थोड़ा सा अंतर करना होगा। यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर रखेंगे और इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन को डालेंगे, एक ऐसा इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालेंगे, नॉट सॉल्यूशन, एक ऐसा इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालेंगे जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तब ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है।
जिसको हम लोग लैम्डा ए क्यू 0 और लैम्डा ए क्यू इन्फिनिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बस आज इतना ही, आज का पढ़ाई समाप्त।